अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डू स्टेशन। एक और वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। मेरी एफर्ट जी आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसी उम्मीद के साथ एक और वीडियो पे हमें हाजिर है। हमारा मॉड्यूल 4 चल रहा है, जिसके अंदर हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट हीरा प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने हैजर्ड्स की टाइप देखी थी। आज सेकंड जो वीडियो है, इसके अंदर हम रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्क असेसमेंट वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम कुछ की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसके अंदर रिस्क असेसमेंट की बेसिक्स आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आ जाएंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन हम कवर करेंगे कि रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, एक्सीडेंट ट्रायंगल क्या होती है, उसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे वो हमारे लिए यूजफुल होती है। एंड देन हम देखेंगे जी इम्प्लीकेशंस ऑफ जो आपकी पूरा एचएससी होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, उसका एम्प्लॉय पे क्या इफेक्ट होता है, एम्प्लॉयर पे क्या इफेक्ट होता है, और आपकी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो एचएससी के हवाले से बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। तो उम्मीद करता हूँ जी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलते हैं जी अपने इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रेजेंटेशन में खुश आमदेद सबको। हमारा मॉड्यूल हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट हीरा प्रोसेस फोर्थ मॉड्यूल है ये। इसकी सेकंड वीडियो है। आज फर्स्ट वीडियो में हमने हैजर्ड्स की टाइप्स को जो है अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम इम्प्लीमेंटिंग रिस्क असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल गाइड देखते हैं। ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट मॉड्यूल है हमारा, जो कि हीरा कहते हैं इसे। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशंस के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जो रिस्क होते हैं उनकी वैल्यूएशन करके सूटेबल कंट्रोल लगाते हैं, ताकि उनके हार्मफुल इम्पैक्ट से अपनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन्वायरमेंट को महफूज कर सकें। तो बहुत क्रूशल ये टॉपिक है। इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत असेंशियल है, ताकि जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। आज के की टॉपिक्स रिस्क असेसमेंट की बेसिक्स कवर करेंगे, कॉस्ट एसोसिएटेड विद पुअर एचएससी उनको देखेंगे, पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एक्सीडेंट ट्रायंगल को अंडरस्टैंड करेंगे, और एक्सीडेंट्स के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं एम्प्लॉइज पर, एम्प्लॉयर पर और सोसाइटी पर। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे आज। लर्निंग आउटकम्स, होपफुली जी आपके वीडियोस के एंड पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिस्क असेसमेंट्स के, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। डिफरेंट कॉस्ट वगैरह या इम्प्लीकेशंस जो आ सकती हैं एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स की वजह से, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। देन रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट का क्या पर्पस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और कैसे हम जो एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और जो आपकी बेसिक नॉलेज होता है रिस्क असेसमेंट का, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जी आज के इंट्रोडक्शन करते हैं टॉपिक का। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिस्क असेसमेंट्स के बेसिक्स क्या होते हैं। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कॉस्ट या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं पुअर एचएससी की, इंसिडेंट्स की, वो क्या होती हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पर, एम्प्लॉइज पर, एम्प्लॉयर पर और ओवरऑल सोसाइटी पर। तो ये चीज़ें आज हम कवर करें। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क असेसमेंट बेसिक्स। अब बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू प्रोवोक योर थॉट्स, ताकि आप भी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, आप उसको परसीव करें, इमेजिन करें अपने जहन में, और उसका जवाब सोचें वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड 10 सेकंड। उसके बाद आप आगे स्टार्ट करें। इससे आपकी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो रिफ्रेश हो जाएगी, और जो आपकी लर्निंग कर्व है वो भी जो है इम्प्रूव करेगी। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है, क्या इमेज बनता है या क्या सिनेरियो बनता है कि हम साइट पर ये या अपने ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हैं? तो इसके बारे में सोचें अपना जवाब। आगे चलते हैं जी हम। रिस्क असेसमेंट बेसिकली इज अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इन योर वर्क कुड कॉज हार्म टू पीपल, business and environment, so that you can weigh up whether you have taken enough precautions or you need to do more. So basically रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो हमारा काम की जगह होती है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्टिविटीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं, कंडीशंस की एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ पर जो गैजेट्स इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनकी एग्जामिनेशन करते हैं केयरफुली, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि इनमें से कौन सी चीज़ जो हमारा नुकसान कर सकती है, चीज़ें किस तरह से ख़राब हो सकती हैं, हमारा नुकसान कर सकती हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारे मौजूदा कंट्रोल मेजर्स हैं उनकी क्या एडिक्वेसी है, वो किस लेवल के हैं, क्या वो इफेक्टिवली इनको कंट्रोल कर रहे हैं और हार्म से बचा रहे हैं हमको, या हमें फर्दर कोई न्यू एक्शंस या न्यू कंट्रोल मेजर्स लगाने की ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली आप क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। लास्ट डेफिनेशन जनरल थी, ये प्रिंसिपल डेफिनेशन है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की। आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एस्टिमेशन ऑफ द लेवल्स ऑफ द रिस्क
involved in the workplace activities, their comparison against the adopted standards, and the determination of the acceptable level of the risk. अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है जी? इसके अंदर हम अपने जो है ऑर्गेनाइजेशंस के हैजर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एसोसिएटेड रिस्क की वैल्यूएशन करते हैं और जो लेवल्स ऑफ द रिस्क है उनको डिटरमाइन करते हैं। देन उनको हम कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं या जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और देन उनकी बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए जो एक्सेप्टेबल रिस्क है उसका क्या लेवल है और उसको अचीव करने के लिए क्या फर्दर कंट्रोल्स चाहिए। अगर चाहिए तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कहते हैं। रिस्क असेसमेंट बेसिस के नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एंड फॉर द कंप्लाइंग विद द लेजिस्लेशन, पुटिंग इन प्लेस इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट हार्म। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको मेंटेन कर सकें, इंप्रूव कर सकें, और जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। इसके अंदर जी हमें फिर क्या है कि हम अपने जो इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स हैं उनको डेवलप करते हैं, डिसाइड करते हैं और उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं ताकि ये चीज़ें हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है जी, हु कंडक्ट्स रिस्क असेसमेंट, असेसर कौन होगा जी। अब इसको पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो आज जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्पेशली ऑफिस वर्क्स वगैरह, तो वहाँ पर जो रिस्क लेवल्स होते हैं वो इतने हाई नहीं होते। वहाँ पर आपकी जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस होता है बहुत सिंपल होता है और आपके सिंपल जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनसे ही काम चल जाता है। इसी तरह जो हम लोग आम इंडिविजुअल होता है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में हर वक्त जो है वो एक इनफॉर्मल किस्म की रिस्क असेसमेंट्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रोड क्रॉस करने जाते हैं तो वहां पर आप प्रॉपर एक रिस्क असेसमेंट करते हैं ब्रेन में, जिसका आपको उस तरह से शौरी तौर पर तो आप उसको अंदाजा नहीं लगाते, लेकिन आपका ब्रेन कर रहा होता है। आप जाके देखते हैं कितनी ट्रैफिक है, वहां उस ट्रैफिक को देख के आप अंदाजा लगाते हैं खतरा ज्यादा है या कम है। फिर उसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करते हैं कि अब कब आपने रोड को क्रॉस करना है। इसी तरह आप फाइंड करते हैं कि हैवी ट्रैफिक है, बड़ी रोड है, तो वहाँ इंडिकेटर देखते हैं, आप जाके पेडिस्ट्रियन वॉकवे देखते हैं। तो वहां पर जब वो ट्रैफिक के लिए रेड हो जाता है आपका इंडिकेटर, तब आप क्रॉस करते हैं, और जब पेडिस्ट्रियन के लिए ग्रीन हो जाता है तो तब आप जो है रोड को क्रॉस करते हैं। तो ये भी एक इनफॉर्मल किस्म की क्या है, रिस्क असेसमेंट है जो कि आपका ब्रेन कर रहा होता है। अब इस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहां पर जो एक्टिविटीज होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन साइट है, अब वहां पर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिन एक्टिविटीज के दौरान अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाए तो बड़े खतरनाक हैजर्ड जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल्स पड़े हुए हैं, रिएक्टिव है, तो अगर वो रिएक्टिव हैं तो अगर वो आपस में मिल जाते हैं तो वो टॉक्सिक किस्म की गैसेज रिलीज कर सकते हैं या फायर एक्सप्लोजन कर सकते हैं। इसी तरह आपकी फायर के हैजर्ड हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे मटेरियल पड़े हुए हैं जो बहुत फ्लेमेबल है, डीजल वगैरह पड़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल, और वहाँ पर इग्निशन सोर्स का अगर कोई सिगरेट पी रहा है बंदा और ऑक्सीजन तो हवा में मौजूद ही है तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये चीजें अब आपकी जो नॉर्मल जो रूटीन की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑफिस वर्क होते हैं, वहाँ नहीं होती। इसी तरह और लिफ्टिंग एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ऑयल एंड गैस में और ज्यादा खतरनाक एक्टिविटीज है। तो जिस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज चेंज करती हैं, खतरनाक होती हैं, तो उस तरीके से फिर आपका जो लेवल ऑफ रिस्क असेसमेंट है वो भी चेंज हो जाता है, जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी होती है। तो इसके जरूरी होता है कि जो बंदा रिस्क असेसमेंट करेगा मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्क एक्टिविटीज, कंडीशन, सिचुएशन एंड प्रोबेबल सिनेरियोज दैट में काज हार्म एंड अबाउट देयर इफेक्टिव मेजर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटीज का लेवल है, एज पर दैट लेवल जो आपका रिस्क असेसर होगा वो होगा जिसको उन एक्टिविटीज का अच्छे से इल्म है, वो वहाँ के हैजर्ड्स को जानता है, वो उन कंडीशंस के बारे में अवेयर है जो कि अगर पैदा हो जाए तो खतरनाक हो सकती है, या वो उन एक्टिविटीज के उन सर्कमस्टांसिस को या सिनेरियोज को समझता है कि अगर वो वहाँ पर पैदा हो जाते हैं तो उसकी वजह से खतरनाक हैजर्ड किस्म जो है वो इंड्यूस हो सकता है और नुकसान कर सकता है। तो ऐसा बंदा जो है वो रिस्क असेसमेंट करेगा। अब ऐसा बंदा कौन होता है? जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होता है रेलिवेंट उस एक्टिविटी के मुतलका या इक्विपमेंट प्लांट के मुतलका, देन स्किल्स होती हैं उसके पास, उसके अंदर एबिलिटी होती है ये कि वो उन चीज़ों को हैंडल कर सके, देन उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है, उसने काम किया होता है उस फील्ड में काफ़ी अरसे तक, और उसको आइडिया होता है कि चीज़ें कैसे खराब हो सकती हैं। तो ऐसा बंदा जो होता है उसको वही रिस्क असेसमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है और वही रिस्क असेसमेंट करता है। अब इसमें एक नोट है कि एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, स्पेशली जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो क्रिटिकल टास्क कर रहे होते हैं, अब चूंकि उनका एक्सपीरियंस होता है और वो फर्स्ट हैंड जो हैजर्ड्स को एक्सपोज हो रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, तो उनकी फीडबैक जो हो सकती है होती है वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस को बेहतर बनाने में। तो अब आपने देखा जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप एक आपकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कौन सा बंदा रिस्क असेसमेंट कर सकता है? तो कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास उसके मुतलका एक्टिविटीज, वहां पर कोई नॉर्मल एक्टिविटीज क्या होती है, प्रिंटिंग हो रही होती है,
आपकी जो इलेक्ट्रिकल की गैजेट्स वगैरह खतरनाक हैजर्ड इलेक्ट्रिकल ही हो सकता है, वो सारे सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, एक्सपोज नहीं होते उस तरह से, तो उनसे भी आपको इतना ज़्यादा जो है आप इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुलाते हैं। तो बाकी जो फर्दर रूटीन की एक्टिविटी होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है, और वो नॉर्मल जो आपके कोई आपका मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, एचआर का बंदा हो सकता है, तो वो एक चेकलिस्ट बना के आप अपनी जो ऑफिस की रिस्क असेसमेंट है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड आपको एक्सपर्ट नहीं चाहिए होता। नेक्स्ट टॉपिक है जी, व्हाट टू कवर इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। नंबर 1 पे हेल्थ एस्पेक्ट्स जो वर्कर की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, मुतासर कर सकते हैं, उनको कवर करना है रिस्क असेसमेंट में। हाउ पीपल्स कैन हेल्थ कैन बी अफेक्टेड, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। आप अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं। आप सोचें कि आपके काम पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं, और अगर आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो आप उसको उनमें शामिल करेंगे। चलते हैं आगे। वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है आपकी हेल्थ को मुतासिर कर सकता है, प्रोसेसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस। आपका वर्क इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, एयर क्वालिटी बहुत बुरी है, टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपकी हेल्थ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी हेल्थ का नुकसान हो सकता है। प्रोसेसेस ऐसे इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर आपकी हेल्थ का नुकसान हो सकता है, रेडिएशन वगैरह का काम है, ऐसे केमिकल्स वगैरह का काम है, मिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। देन मैनुअल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, एर्गोनॉमिक्स के इशू हैं हो सकता है, देन रेपिटेटिव टास्क वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। इक्विपमेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, बहुत वाइब्रेशंस दे रहे हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, आपकी हेल्थ मुतासर हो सकती है। मटेरियल्स, केमिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, अगर आप उनको एक्सपोज हो जाते हैं, एस्बेस्टोस हो सकता है, तो आपकी हेल्थ का जो है नुकसान कर सकते हैं। देन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, आपके वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा नहीं है, थक जाते हैं वर्कर, फिजिकल फटीग बहुत है, मेंटल फटीग हो सकती है, स्ट्रेस वगैरह की वजह से ऐसी इश्यूज हैं कि वर्कर खुश नहीं है। देन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे केमिकल्स पड़े हुए हैं, अगर वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, तो उनकी वजह से ऐसे मटेरियल या गैसेस रिलीज होती हैं जो आपकी हेल्थ का नुकसान कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी हेल्थ का नुकसान कर सकती हैं, उनको आपने अपनी रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड करना। नेक्स्ट जी, सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे। हाउ पीपल, बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने हैं, तो वर्क इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। उसमें आ जाता है लाइटिंग अच्छी नहीं है, स्लीप ट्रिप्स हैजर्ड करवा सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, आपकी जो वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, अनसेफ कंडीशंस को इंक्रीज करवाएगा, एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगा। देन जी आपके पास जो नॉइज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस करवा सकती हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। प्रोसेसेस ऐसे इन्वॉल्व हैं, फ्लेमेबल्स इन्वॉल्व हैं, फायर एक्सप्लोजन्स करवा सकते हैं। देन आपके पास मैकेनिकल प्रोसीजर जो मेंटेनेंस के हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से इक्विपमेंट फेलियर ड्यूरिंग द एक्टिविटी हो सकता है। देन आपके इक्विपमेंट मटेरियल्स ऐसे इन्वॉल्व हैं, मैकेनिकल हैजर्ड आते हैं आपके इक्विपमेंट से, हैवी इक्विपमेंट से, और जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट है, क्रशिंग है, इंटेंगलमेंट है, तो इस तरह की चीज़ें वो आपके एक्सीडेंट्स करवा सकती हैं, सेफ्टी का नुकसान कर सकती हैं। देन ऐसे मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं जो अगर रिलीज हो जाते हैं आपकी सेफ्टी को हार्म कर सकते हैं, आपके इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकते हैं। कंडीशंस ऐसी हैं, स्लिपरी फ्लोर्स हैं, स्टेगनेंट वाटर्स हैं, तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट किस्म के सेफ्टी के इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, तो आपने रिस्क असेसमेंट में उन सबको शामिल करना। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर रिस्क असेसमेंट। तो मॉरल रीजन है, लीगल है, फाइनेंशियल है। मॉरल में जी ड्यूटी ऑफ केयर आ जाता है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। वर्कर आपके साथ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कर रहा है फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, तो उसको किसी किस्म का हार्म नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने फैमिली में वापस जा सके खुशी खुशी। लीगल है, अगर आप कोई चीज़ गलत करेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, प्रोसिक्यूशन, इम्प्रिजनमेंट, फाइन वगैरह हो सकते हैं, जिसके इम्प्लीकेशंस आपको बियर करनी पड़ेंगी। देन फाइनेंशियल है, ऑब्वियसली अगर आपके एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, एचएससी पुअर है, तो आपको इंसिडेंट्स की वजह से जो कॉस्ट आएंगी वो आपको बियर करनी पड़ेंगी, जिससे जो आपका बिजनेस है वो इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी, कॉस्ट ऑफ द पुअर एचएससी। अगर एचएससी अच्छी नहीं है तो हमें कौन कौन सी कॉस्ट बियर करनी पड़ेंगी। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जी, आप वीडियो पॉज करके अपना करंट नॉलेज उनसे टेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है अगर आपकी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स होते हैं। तो चलते हैं जी, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी होती है, इमीडिएट टेंजिबल एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसिडेंट। आपकी ऐसी कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली आपके इंसिडेंट से इमर्ज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंसिडेंट हो गया, वर्कर को चोट लगी, हॉस्पिटल गया, जो खर्चा आएगा वो डायरेक्ट कॉस्ट है। आपका इक्विपमेंट वगैरह डैमेज हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो जो नुकसान हुआ वो डायरेक्टली आपके इंसिडेंट की वजह से हुआ, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ऐसी जो कॉस्ट होती है इनको यूजुअली आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना आसान होता है।
देन जी आपकी आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि हिडन कॉस्ट होती है, हिडन एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द पोस्ट इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंसेस, लॉस प्रोडक्टिविटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब ये ऐसी कॉस्ट होती है जो आपका इंसिडेंट होता है, उसके बाद जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे होते हैं या कंडीशंस अराइज होती हैं या सिचुएशंस बनती हैं, उनकी वजह से ये कॉस्ट आ रही होती है, ये आमतौर पर हिडन होती है और ये उस तरह से इनको क्वांटिफाई करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती एक्सीडेंट के साथ। अब डायरेक्ट कॉस्ट देखते हैं, ये डायरेक्टली आपके इंसिडेंट से राइज होती हैं। फाइन्स हैं, इंसिडेंट आपने वायलेशन की, आपको फाइन हो गया, कंपनसेशन करनी पड़ी आपको जो वर्कर इंजर्ड हुआ था, एम्प्लॉय जो काम जिसको चोट लगी वो एब्सेंट पे चला गया, उसकी वजह से काम बंद हो गया, तो अब जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस प्रोडक्शन ड्यू टू डाउन टाइम में भी जो आपका वर्कर जो मशीन चला रहा था, प्लांट चला रहा था, जख्मी होकर चला गया, मशीन बंद पड़ी है, या एक्सीडेंट में आपकी मशीन ही खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो दोनों सूरतों में आपका डाउन टाइम जा रहा है, तो ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट कॉस्ट है। जो बिल्डिंग इक्विपमेंट को नुकसान हुआ उसको जो आप रिपेयर करवाएंगे, रिप्लेस करेंगे, ये कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। कोई क्लेम्स वगैरह हो सकते हैं, सिक पे जो आपको पे करनी पड़ेगी, तो ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट देखते हैं। अब ये डायरेक्टली जो आपका इंसिडेंट है उससे इवॉल्व नहीं होती, पोस्ट इंसिडेंट सर्कमस्टांसिस या जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उससे आती हैं। हाई स्टाफ टर्नओवर होगा, आपके वर्कर सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, छोड़ के जाएंगे आपको। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, नया वर्कर हायर करेंगे, उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, हायरिंग करेंगे, उस पे जो कॉस्ट आएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है तो उसकी वजह से आपके कस्टमर छोड़ जाएंगे। देन हाई स्टाफ एब्सेंस, आपके वर्कर जो है वो ज़्यादा काम पे नहीं आएंगे, जब मौका मिलेगा छुट्टी करेंगे, उसकी वजह से जो आपका वर्क आवर्स वेस्ट होंगे, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर आप करते हैं तो उसके अंदर जो आपको डिफरेंट किस्म की कॉस्ट आ सकती है, वो सारी इनडायरेक्ट में आ जाती है। वर्कर मोराल लो होगा, परफॉर्मेंस लो होगी, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी लो होगी, तो जो कॉस्ट वगैरह आएंगी वो सारी इनडायरेक्ट में आ जाती हैं। फर्स्ट एड, आप फर्स्ट एड वैसे तो डायरेक्टली कॉस्ट है, उसकी जो प्रोविजन होती है, लेकिन जो उस बंदे ने फर्स्ट एड देनी थी वो आपका वर्कर था, वो ऑपरेटर था या कोई क्रिटिकल आदमी था, अब वो फर्स्ट एड देने चला गया, जितनी देर वो फर्स्ट एड में मशगूल रहेगा उतनी देर आपका काम बंद रहेगा, तो इसकी वजह से जो कॉस्ट आएगी वो भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। पर्पस क्या जी रिस्क असेसमेंट का? बेसिक तीन मेजर पर्पस होते हैं। अचीव द कंप्लायंस, लीगल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन जो होती है उनको मीट करना है ताकि कोई लीगल एक्शन ना हो। अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को, बिजनेस, पीपल, इन्वायरमेंट, सोसाइटी को प्रिवेंट करना है, एक्सीडेंट बचाने हैं, इसलिए आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। देन जी कंट्रोल नियर मिसिस, क्रूशियल वार्निंग, जो आपको वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं, आपको अंदाजा होता है कि सिचुएशन गलत हो सकती है, खराब हो सकती है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन वार्निंग से सीखने के लिए आप इमीडिएटली रिस्क असेसमेंट करते हैं, ताकि आप नियर मिसिस या ऐसी चीज़ें जो खराब हो सकती हैं उनको कंट्रोल करके अपनी जो सेफ्टी है उसे इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है वाई रिपोर्ट नियर मिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। नियर मिस आपका जी इंसिडेंट होता है जिसमें आप बाल बाल बच जाते हैं, नुकसान नहीं होता, तो दोबारा अगर होगा तो हो सकता है नुकसान हो जाए, तो इसको रोकने के लिए आप इसको रिपोर्ट करते हैं। शोज द वीकनेस इन द सिस्टम एंड प्रोसीजर, तो आप अगर नियर मिस रिपोर्ट करेंगे, आपको उसकी रूट कॉज ढूंढेंगे तो अंदाजा होगा कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ खराबी है, ताकि आप उसे करेक्ट कर सकें। शोज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ये आपके लिए थॉट प्रोकिंग क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो स्लाइड एंड पे आप सोचें कि ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स क्या होते हैं, आपके दिन में क्या ख्याल आता है जब आप ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को सुनते हैं। तो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स का बताती है कैन आइडेंटिफाई एनी ट्रेनिंग। अब आपको जो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपकी वीकनेसेस है उनको इम्प्रूव करने के लिए, कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज करने के लिए अगर कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नियर मिस रिपोर्टिंग की वजह से। नेक्स्ट भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट ट्राइएंगल है, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल यूज होता है, ये एनालिसिस है आपकी जो इंसिडेंट डेटा है उसका। इसके अंदर ये आपको रिलेशनशिप बना के देता है नियर मिसिस के दरमियान और एक्सीडेंट्स के दरमियान, और आपको बताता है कि इनके दरमियान में इनकी क्या रेशियो है, कि नियर मिसिस जब होती है तो उसके साथ कब एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स बताते हैं। बेसिकली ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स ये होते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कितनी किस्म के जो इंसिडेंट्स है वो हो रहे हैं, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो किस मिकदार में हो रहे हैं। और पैटर्न्स आपको फिर ये खास करके बताते हैं कि कौन सी सर्कमस्टांसिस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं या लोकेशंस हैं जहां पर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट वो ज्यादा हो रहा है। तो उसकी बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन से जो नियर मिसिस हैं उनको फोकस करना है, कब करना है। अब इस ट्राइंगल में आप देखें कि अब ये आपको बता रहा है कि जब आपकी 200 नियर मिसिस हो गई तो आपने माइनर इंसिडेंट्स आपके टोटल 10 थे और वो कन्वर्ट होके एक मेजर इंसिडेंट बन गया। तो बेसिकली ये इस एनालिसिस का ये फोकस होता है कि आप जितना इफेक्टिवली नियर मिसिस को कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी जो एक्सीडेंट्स हैं उनको भी आप प्रिवेंट कर जाएंगे। तो इस प्रिंसिपल को आप एक्सीडेंट ट्राइएंगल कहते हैं। ये आपके द इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ, एम्प्लॉय को जो पेन सफरिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसकी फैमिली को बियर करनी पड़ेगी।
एम्प्लॉय की जॉब जा सकती है। उसके बाद हो सकता है जी रिड्यूस जॉब प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर में वो जॉब ही ना कर सके, डिसेबल हो गया या कोई ऐसा मसला हो गया। एम्प्लॉयर के स्किल्स का लॉस हो गया, लॉस ऑफ एक्सपीरियंस। देन डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ सकती है, स्टाफ रिप्लेसमेंट के हवाले से कॉस्ट आ सकती है। देन हो सकता है उसको इन्फोर्समेंट एक्शन जो है बियर करने पड़े। इसी तरह सोसाइटी, उसको भी इम्पैक्ट आएगा। सोसाइटी के जो हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये कुछ कॉस्ट है जो कि इम्प्लीकेशंस है जो एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ की वजह से बियर करनी पड़ सकती है। जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है जी आपके लिए। आप सोचें, पॉज करें वीडियो को, अपने नॉलेज का टेस्ट करें कि कैसे जी हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखते हैं जी। तो एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंप्लीमेंटिंग सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट। अगर हम रिस्क असेसमेंट इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी वजह से हम अपने जो एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ के केसेस हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, हमने टॉपिक कवर किया, आज के कंक्लूड करते हैं। तो हमने देखा जी बेसिक्स क्या होती हैं रिस्क असेसमेंट की, एग्जामिनेशन है केयरफुल अपनी वर्क प्लेस की, ऐसी चीज़ें फाइंड, कंडीशंस फाइंड करना, एक्टिविटीज़ फाइंड करना जो नुकसान कर सकती हैं उन्हें कंट्रोल करना। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी इफेक्टिव नहीं करते तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, बिजनेस का नुकसान हो सकता है। रिस्क असेसमेंट का पर्पज़ ये होता है कि जनाब हम अपनी बिजनेस को, अपने इन्वायरमेंट को और अपने लोगों को महफूज कर सकें, लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कंप्लाई कर सकें। एक्सीडेंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखा हमने, जो इस बात पे फोकस करती है कि हमें नियर मिस रिपोर्ट करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ताकि जो मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको होने से रोका जा सके। इसी तरह आपके जो इम्पैक्ट्स होते हैं एक्सीडेंट्स के, वो आपकी एम्प्लॉई पे होते हैं, एम्प्लॉयर पे होते हैं, सोसाइटी पे होते हैं। एम्प्लॉई उसको बियर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, हो सकता है वो फ्यूचर में जॉब भी ना कर सके या करंट जॉब लॉस हो जाए। एम्प्लॉयर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उसका स्किल्स का लॉस होता है। देन हो सकता है इन्फोर्समेंट एक्शन हो उसके खिलाफ। इसी तरह जो आपकी सोसाइटी होती है, जो उनके वेलफेयर के और हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स होते हैं, उन पे बर्डन आता है, उन पे इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह से जो आपको एक्सीडेंट्स होते हैं ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया सारा। उम्मीद करता हूँ जी मेरी एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, फ़ायदा दे रही हैं आपको। आपके देखने का जी बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफ़िज़।